हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही गर्मी के मौसम में भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से आप सभी का अर्थशास्त्र की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर को लेकर के आए हैं बच्चों, अर्थशास्त्र का पहला पहला चैप्टर, और ये इकोनॉमिक्स का मेरा पहला क्लास है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप नहीं भूलेंगे, तो वह क्या नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। क्या मैं आपसे बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये मेरा जो पहला इकोनॉमिक्स का क्लास है बच्चों, ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जी, ठीक है ना। ये बड़ा सा काम मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा ही काम है कि कमेंट बॉक्स में आप इस क्लास को देख करके और बता रहे हैं कि क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर क्या है क्लास 10th के लिए, ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस में प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने क्लास लिया था हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद ऐसे क्लास को लिया था, ठीक। उसके बाद भूगोल में मैंने क्लास लिया था, प्राणी जगत का एक चैप्टर था, प्राणी और संसाधन, ठीक है। संसाधन को मैंने क्लास को खत्म किया था, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को खत्म करते हुए सारे विषय से एक एक चैप्टर को खत्म करते हुए और आज मैं लेकर के आया हूं बच्चों इकोनॉमिक्स का क्लास। तो इसलिए आप लोग का फर्ज बनता है कि ये मेरा क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देंगे बच्चों, ठीक। तो चलिए बच्चों, अर्थशास्त्र एवं विकास का इतिहास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहला इसमें हम लोगों का पॉइंट होगा कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है ना जी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है क्या बच्चों, ठीक है। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे बच्चों का हमसे पहले ये सवाल होता था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये जो है आपको प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्रिया क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम इन सभी को देखेंगे जी, ठीक है। चलिए, और ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ जितना बनाने में आपको टेंशन होता है उससे बहुत ही कम टेंशन में इसके सारे सवाल आप परीक्षा में लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का सबसे पहले मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ। देखेंगे धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान, और अर्थ का मतलब होता है बच्चों धन, ठीक है ना। और दोनों को मिलाकर यानी कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, धन का विज्ञान, धन का विज्ञान हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ना भाई। चलिए मेरे साथ ही सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th 12th वाले भी इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए, धन का विज्ञान, धन का विज्ञान बच्चों, ठीक है। यानी कि अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब क्या होता है, विज्ञान। यानी कि बच्चों इससे पूरा पूरी निचोड़ निकल चुका होगा कि अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों के मिलने से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए हम स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र को तो समझ लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वस्तु एवं सेवा के बारे में समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत देश में या फिर हमारे दैनिक जीवन में केवल दो ही चीज़ का पैसा लिया जाता है, दो ही चीज़ बेचा जाता है बच्चों, वह है वस्तु। ना ही तो आप पैसा कमाने का जरिया वस्तु से कर सकते हैं और ना ही तो सेवा से कर सकते हैं, ठीक। यानी कमाई को दो तरह से किया जा सकता है, ना ही तो वस्तु को बेचेंगे। बहुत सारे लोग जो है धान को बेच देते हैं, चावल को बेचते हैं, दाल को बेचते हैं, दलहन जो खेती से प्राप्त करते हैं उसको बेच देते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक गाय भैंस बकरी तक भी बेच करके लोग अपना अर्न करते हैं, अपनी कमाई को करते हैं। ये दोनों ये कमाई को करते हैं, इससे भी कमाई होता है और इससे भी कमाई होता है बच्चों, ठीक है ना। यानी सेवा
अब आपके मन में खोल रहा होगा कि सेवा क्या है बच्चों, ठीक है। तो सेवा का अर्थ होता है मेरे बच्चों, सेवा का अर्थ होता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं सर्विस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सर्विस कहते हैं। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगा तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, सर्विस कहते हैं, ठीक। और सर्विस का अर्थ होता है सेवा, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई वस्तु तो नहीं दे रहा हूँ, जैसे आप लोग जो है मेरे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे आप खरीद तो नहीं लिए हैं, केवल मैं आपको सेवा ही दे सकता हूँ। जैसे शिक्षक जो है, शिक्षक सरकार को पैसा देती, सरकार जो है शिक्षक को पैसा देती है, जिससे क्या होता है कि टीचर जो है जाकर के स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर को सरकार पूरा तरह से खरीद तो नहीं न ली है। जैसे इस प्रकार से, जैसे कि बैंक हो गया, सेवा हो गया, जैसे कि कोई लेबर आ रहा है आपके यहाँ काम करने के लिए, वह भी आपको सेवा दे रहा है, ठीक है, और उसके बदले आपको उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक। और वस्तु भी कोई खरीदता है आपसे तो आपको क्या देता है, पैसा देता है, ठीक है। तो कोई भी दो तरह की चीजों को ही बेचा जा सकता है या फिर खरीदा जा सकता है, एक तो वस्तु और दूसरा सेवा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी ये चीज तो आप जैसे ही समझ लिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे अर्थशास्त्र का परिभाषा अब लिखेंगे, अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखेंगे बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक, अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान का एक, सामाजिक विज्ञान का एक क्या है बच्चों, एक क्या है, भाग है, जिसमें सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, जिसमें वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन या फिर विवरण, ठीक है, विवरण। उसके बाद लिखेंगे विनिमय, ठीक है, विनिमय। उसके बाद और उपभोग का अध्ययन करते हैं, और उपभोग का अध्ययन करते हैं, है ना जी। यानी कि उत्पादन, ना ही तो उत्पादन करते हैं, ना ही तो किसी चीज का विवरण देते हैं, उसका डिटेल्स देते हैं, और ना ही तो विनिमय, यानी फेरी बदल को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु से वस्तु को बदल दिए, कोई करता है कि गाय बढ़िया है, भैंस बढ़िया है, और उसको गाय बढ़िया लग रहा है, उस भैंस वाले को भैंस बढ़िया लग रहा है, भैंस वाले को गाय बढ़िया लग रहा है, गाय वाले को भैंस बढ़िया लग रहा है, दोनों एक में क्या किए कि बदल दिए, उसको कहते हैं विनिमय। और उपभोग का मतलब होता है कि उपयोग करना, और अध्ययन जब करते हैं तो हम इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है ना। यानी कि अपने वस्तु को हम किस प्रकार से, अपने धन को किस प्रकार से यूज करते हैं बच्चों, उसी को तो कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र के पिता कौन है बच्चों, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता जो है आपको एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ है। एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि केवल जो है आपको इकोनॉमिक्स से, इस सब्जेक्ट से जो है आपके एग्जाम में 17 से 20 नंबर के सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। 17 से 20 नंबर के अंतर्गत जो है हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। पूरी सवाल 80 नंबर का होता है, ठीक है, लेकिन केवल इकोनॉमिक्स से आपको 17 से 20 नंबर का सवाल पूछता है बच्चों, जो कि बिल्कुल छोटा छोटा क्लास होगा, और इतना ही से जो है आपका 17 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अच्छे परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं, जो कि मेनली होने वाला है आपके लिए, ठीक। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या करा है, उपनिवेश के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। इसका मेन टॉपिक है बच्चों उपनिवेश, उपनिवेश, है ना। तो उपनिवेश के बारे में देखिए, जब कोई बड़ा देश
छोटे देश पर आकर के क्या करता है, अपना कब्जा कर लेता है ना, तो उस बड़े देश का उपनिवेश इस छोटे देश को कहने लगते हैं। यानी कि इस छोटे देश को बड़े देश का उपनिवेश कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कमजोर देश का शक्ति। देखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखेंगे जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर क्या कर लेता है मेरे बच्चों, तो कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तब उस कमजोर देश को, उस कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश कहा जाता है ना जी। बिल्कुल आसान मैंने परिभाषा लिखा, तो क्या लिखा बच्चों कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तब उस कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। आ रहा समझ में? जैसे भारत जो है आकर के भारत पर जो है इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड क्या किया था, भारत पर कब्जा कर लिया था। यानी इंग्लैंड से जो ब्रिटेन भी इंग्लैंड को कह सकते हैं, तो ये लोग यहाँ से अंग्रेज लोग आए थे। कौन आए थे बच्चों? अंग्रेज लोग आए थे और आकर के भारत पर कब्जा कर लिया था। उस समय हमारा भारत जो है इंग्लैंड का क्या था बच्चों, उपनिवेश था, या फिर अंग्रेजों का उपनिवेश था। ठीक है ना। चलिए, ये 1600 ईस्वी के बाद लगभग आया था सब। ठीक है, और उसके बाद 1947 में जो है ना, हम लोग उन लोगों को खदेड़ दिए। ठीक है, हम लोग क्या किए कि उस समय उन लोग को यहाँ से भगा दिए, अपने देश को आज़ाद कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इन लोगों का नीति यहाँ पे क्या था। पहले भारत को क्या कहा जाता था, पहले जो है भारत को क्या कहा जाता था मेरे बच्चों, पहले जो है भारत को क्या कहा जाता था, तो पहले जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत को, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, चिड़िया कहा जाता था, है ना जी। पहले जो है भारत को क्या कहा जाता था जी, सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना जी। उसके बाद जो है भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। कितना दिन तक, यहाँ पे लिखेंगे कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा जी, अंग्रेजों का, है ना, अंग्रेजों का गुलाम रहा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, थोड़ा दिख रहा है कि ना सब, देखिए तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए तो दिख रहा है ना। अब चलिए, क्लियर है। अब अंग्रेज लोग कुछ नीति अपनाए थे। जैसे एक घर होता है, उसमें 2-4 जो है अधिक लोग हो जाते हैं, तो बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनमें फूट डालते हैं और उन पे राज करते हैं। यानी उनसे भी कुछ धन ले लेते हैं, उनसे भी कुछ धन ले लेते हैं। अगर ये बोलते हैं तो उनसे फूट डाल देते हैं, और ये बोलते हैं तो उनसे फूट डाल देते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे, और लड़ाने के बाद में जितना भी यहाँ का सोना चांदी दौलत हीरा जवाहरात था, सब इकट्ठा करके अपने इंग्लैंड को भेज देते थे। ठीक है ना। यानी कि अंग्रेज यहाँ पे क्या करते थे, अंग्रेजों ने यहाँ पे लिखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की। ठीक है ना, फूट डालो यानी कि झगड़ा लगा दो हिंदू मुस्लिम में, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर क्या किया, भारत को अपना करदास बनाकर रखा। अपनाकर भारत को, यहाँ देखेंगे, भारत को अपना
अपना करदास। करदास का मतलब जानते हैं क्या, कि टैक्स लेता था भारत से, ठीक है, भारत में ही आकर के और भारत से ही टैक्स लेता था। करदास बनाकर रखा, करदास बनाकर रखा, है ना जी। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभी लोग, मेरे बाबू आप लोग देख लिए होंगे कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, सभी अंग्रेज लूट के लेके भाग गए हैं, ठीक है। उसके बाद भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा और 15 अगस्त 1947 के दिन जो है अपना भारत आज़ाद हुआ था बच्चों, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया और हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके और यहाँ पे राज कर रहे थे, ठीक। चलिए बच्चों, अब जो है यहाँ तक सभी बच्चे समझ चुके होंगे, आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए अंग्रेजों का एक और बड़ा ही बढ़िया साधन अपना लिए थे, यहाँ से जो है ना कच्चा माल ले जाते थे। कैसा माल, कच्चा माल ले जाते थे और उधर से जो है ना बना करके और संसाधन के रूप में भारतीयों को देते थे और यहाँ से उसके बदले बहुत अधिक मात्रा में हीरा जवाहरात और सोना चांदी ले जाते थे बच्चों, ठीक है। यहाँ से किसका वे लोग व्यापार करते थे, कच्चे माल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए बच्चों आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्या, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं, है ना। अब आर्थिक क्रिया क्या क्या है बच्चों, यानी धन दौलत बटोरने वाली क्रिया क्या क्या है बच्चों, अब इसके बारे में हम करेंगे क्या कि समझेंगे। तो लिखेंगे वे सभी क्रियाएं, इसका परिभाषा आसान है बच्चों, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, ठीक है ना, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिनसे हमें क्या होती है बच्चों, हमें आय प्राप्त होती है, हमें आय प्राप्त होती है ना जी, आय प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसे परिभाषा आप लोग लिखेंगे, जैसे कहेगा ना कि कुछ पॉइंट्स जो है ना, कहेगा कि इन आवश्यक बिंदुओं को परिभाषित करें और ऐसे ऐसे बिंदु दे देगा, आर्थिक क्रिया क्या है, ठीक है ना, आर्थिक क्रिया क्या है, उसके बाद दे देगा अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का जो है मैंने बहुत सारा परिभाषा आप लोग को पहले भी दे दिया था, अर्थव्यवस्था का परिभाषा, ठीक है ना। और आइए अर्थव्यवस्था का परिभाषा मैं फिर से देने की, अर्थव्यवस्था का मैं दो परिभाषा आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीका से, ठीक। और यहाँ पे देखिए आय का मतलब क्या होता है बच्चों, कमाई होता है, क्या होता है जी, कमाई होता है, यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। यानी जितनी भी क्रिया होती है जिससे हम लोग अपना कमाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जो है कृषि करते हैं, ये आर्थिक क्रिया हो गए बच्चों। पशुपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, यानी कि मछली को जो पालते हैं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं में ही आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझ लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए जैसे में लिख दे इसको, क्या, आइए इसको मैं जैसे में लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे पशुपालन आपको हो जाएगा यहाँ पे कृषि भी क्या है बच्चों, आर्थिक क्रिया है। यहाँ पे नौकरी भी कह सकते हैं, ये भी आर्थिक क्रिया है। इससे भी हमारा अर्थ क्या होता है कि धन दौलत का परिस्थिति क्या होता है कि सुधरता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था। अभी तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को बोलिए जल्दी बच्चों, कमेंट में लिखिए कि मैं बहुत बड़ा परिभाषा लिखूं या फिर छोटा लिख दूं। चलिए दोनों लिख देता हूं, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था को लिखेंगे ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत, लिखेंगे ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं क्या करती है, संपादित की जाती है। क्या होता है जी, संपादित की जाती है, संपादित की जाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर देखिए एक और, या ऐसे भी आप लोग कहें तो लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, या अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाओं का योग है। देखिए दोनों में जो आपको सही लगे उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था, या में लिखेंगे अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सभी आर्थिक क्रियाओं को कि योग को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था ही तो कहते हैं। जैसे योग का मतलब होता है ना कि जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे अर्थव्यवस्था, चलिए सभी योग को हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि किसान है, किसान हो गए, ठीक है, किसान, और प्लस किसान किससे जुड़े हैं, पशु से जुड़े हैं, और पशु किससे जुड़े हैं बच्चों, देखिए नौकरी, नौकरी भी हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है व्यवसाय भी हो जाएगा, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। किसान अगर नहीं रहे, नौकरी जो करते हैं, कहाँ से भोजन कहाँ से चलेगा, ये पेट पूजा कहाँ से होगा, नहीं ना हो पाएगा। इसलिए किसान, पशु, नौकरी, व्यवसाय सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं मेरा लल्ला, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखेंगे, ब्राउन जो थे ना, एक ब्राउन जो थे इकोनॉमिशियल थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में। आइए उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तब तक के लिए सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करते चलिए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अभी हम लोग देखे हैं अर्थव्यवस्था जो है एक सभी सामाजिक क्रियाओं का, सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है बच्चों। लेकिन ब्राउन के अनुसार, आइए देखते हैं ब्राउन के अनुसार, ब्राउन ने क्या कहा था अर्थव्यवस्था के बारे में। लिखेंगे ब्राउन के अनुसार, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर कि ब्राउन ने अर्थव्यवस्था को क्या कहा था, कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या दिए थे, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ब्राउन के अनुसार कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये क्या बोल रहे हैं कि यह लिखेंगे कि ये क्या बोले थे कि यह एक आजीविका अर्जन की, आजीविका अर्जन मैंने प्राप्त करना, ठीक, अर्जन की एक प्रणाली है। एक क्या है बच्चों, तो प्रणाली है। यानी कि धन को प्राप्त करने की एक क्या है, नियम है, कानून है, संस्था है, ठीक है। तो ये कौन बोले थे, ब्राउन के अनुसार। तो सवाल कैसा आता है कि यहाँ पे लिखेंगे ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी कि आजीविका अर्थव्यवस्था, यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्जन का मतलब क्या होता है, आय, ठीक है ना, या फिर कमाई, ठीक है, कमाई को ही आय बोला जाता है बच्चों, ठीक है। आजीविका का मतलब क्या होता है, काम, और काम करते हैं, आजीविका करते हैं, और उससे जो आय मिलता है ना, वो उसको अर्जन कहेंगे, है ना। तो यह जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये ब्राउन जी ने बोले थे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था के दो कार्यों को देखेंगे, है ना। यहाँ पे आएगा सवाल, क्या आएगा कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य,
को लिखें, है ना। यानी कि हम यहाँ पे चलिए अर्थव्यवस्था के दो कार्यों को लिखते हैं बच्चों, ठीक। तो सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा बच्चों, कह रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं की, यहाँ पे लिखेंगे लोगों की आवश्यकताओं आवश्यकताओं की लिखेंगे, आवश्यकताओं की संतुष्टि, है ना। यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था के दो कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के दो कार्य क्या क्या है बच्चों, इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि एक जो होता है आपको काम होता है, जिसमें क्या होता है कि काम करना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें वस्तु को विनिमय करना पड़ता है, यानी कि बेचना या खरीदना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, सेवा के बाद क्या हो जाएगा आपको वस्तु, ठीक है, वस्तु हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं, ठीक है, का उत्पादन करना, सेवाओं का उत्पादन करना, है ना। देखिएगा, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य को लिखें। पहला कार्य क्या हो जाएगा, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। जैसे बहुत प्रकार के, जैसे शिक्षक है, वह एक प्रकार का क्या है, शिक्षक लोग है, उसको सरकार भेजती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कोई बच्चा जो है शिक्षक को खरीद तो नहीं लिया है, इसलिए उसको हम लोग सेवा कहते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मजदूर आपके यहाँ जो आकर के काम कर रहा है, तो आप मजदूर को खरीद नहीं लिए हैं, मजदूर जो है आपके यहाँ सेवा कर रहा है, आकर सर्विस कर रहा है, ठीक। और उसका जो है सर्विस का आप क्या देते हैं, उसको चार्ज देते हैं, ठीक। और कभी कभार ये होता है कि आप किसी वस्तुओं को बेचते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है, तो उसको कहते हैं वस्तु प्रणाली, और ये हो जाएगा सेवा प्रणाली, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर हो जाएगा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। दूसरा क्या हो जाएगा, लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, अवसर प्रदान करना भी हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करना, जैसे नए नए सरकार जब आती है तो लोगों को अवसर को क्या करती है, लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान कराती है। लेकिन जब सरकार जीत जाती है ना, तो लोगों के रोजगार के अवसर पर कम ध्यान देना शुरू कर देती है, यानी वह जो है ना अपने सेवा को प्राथमिकता देना शुरू कर देती है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम फिर आगे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना को देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो है तीन प्रकार से बनाए गए हैं, इसमें प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है, ठीक। जैसे मानवों की सुरक्षा के लिए, उसके भोजन के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्य। और हम एक जगह से दूसरे जगह जाने को क्या कहते हैं, तो उसको द्वितीयक कार्य कहते हैं। और जो सेवा क्षेत्र का जो काम होता है ना, उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो आइए इसके बाद हम इसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि इसकी बनावट कैसे है, ठीक है। तो इसकी संरचना को हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे कि इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना तीन भागों में लिखेंगे इसकी। चलिए अर्थव्यवस्था की लिख देते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना तीन भाग में की गई है, ठीक है। चलिए यहाँ अर्थव्यवस्था हो गया ना,
चलिए इसकी संरचना 3 भाग में हम कैसे करते हैं, सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक, आइए ये और ये लिख देते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें संरचना देखिए, अर्थव्यवस्था को अलग अलग संरचना में हम लोग कैसे बांटते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा बच्चों, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। ठीक, चलिए तीसरा को हम यहाँ पे देखते हैं, तीसरा को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए हम धीरे धीरे इसका परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं आपको सबसे पहले तो कृषि आता है, कृषि आता है, उसके बाद आता है पशुपालन। ठीक है ना, पशुपालन आएगा, उसके बाद है प्यारे बच्चों इसमें जो है मछली पालन भी आता है, जिसको मत्स्य पालन हम लोग कहते हैं, मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं बच्चों। ठीक है, मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है जंगल से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। इसमें जो है, इसमें लिखेंगे, इसमें जंगल से ठीक है ना, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना, वस्तु को प्राप्त करना जैसे प्राप्त करना जैसे व्यवसाय भी आते हैं, व्यवसाय भी आते हैं। यानी कि अगर आप लोग जा कर के जंगल से, कुछ लोग जैसे आदिवासी लोग जो है जंगल से ही सारा अपना जीवन अर्जन करते हैं, जीवन जो उनका पूरा गुजरता है कहाँ पे, जंगल में ही गुजरता है। तो हम उसको कहते हैं, उसको भी किसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र ही कहते हैं। आदिवासियों का भोजन कहाँ आता है, जीवन बसर कहाँ आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र को। ठीक है ना, तो द्वितीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे, बिल्कुल डीपली समझेंगे। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में जो है आपको खनिज कहीं कहीं से खुदाई करवाया जाता है और उससे जो है कुछ तेल वगैरह निकाला जाता है, कुछ और भी बहुत सारे केमिकल्स वो निकाले जाते हैं, जैसे खनिज हो गए। उसके बाद जो है आपको व्यवसाय हो गए, ठीक है ना, जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ निर्माण कार्य भी हो गए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखेंगे निर्माण कार्य लिखेंगे। ये सभी जैसे रोड बनता है, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं जा करके, तो ये प्राथमिक काम नहीं हुए, ये जो है ना कहीं से काम मिला तब हम उसको जा करके कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आपको जन उपयोगी सेवा हो गए, जन उपयोगी सेवा हो गए। ठीक है, ये भी द्वितीयक में ही आते हैं बच्चा जी। ठीक है ना, इसमें औद्योगिकरण भी आता है, औद्योगिकरण भी आता है, औद्योगिकरण भी आता है बच्चा जी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो तृतीयक क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो इसमें लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आते हैं, बीमा आते हैं, यातायात के साधन आते हैं, वो जो संचार आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि समाचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे YouTube पे भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे चैनल पे, तो आप जो है हमें वहीं से, जहाँ पे आप स्थित है वहीं से हमें देख रहे हैं, तो ये होगा संचार। ठीक है ना, हमें किस माध्यम से देख रहे हैं आप, संचार के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों, तो बैंक आते हैं। ठीक है, बैंक हो गए, आपको संचार हो गए। ठीक है, संचार हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको परिवहन हो गए, परिवहन एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना को कहते हैं परिवहन, या फिर इसे वाहन भी कहते हैं बच्चों। चलिए उसके बाद यहाँ पे व्यापार भी आ जाएंगे,
व्यापार, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार को हम तृतीयक में रखते हैं। छोटे छोटे व्यापार अगर गांव में कहीं जा करके जन उपयोगी काम कर रहे हैं, जिससे आपको भी उपयोग होने वाला है काम और छोटे छोटे आदमियों को भी उपयोग होने वाला है, इसको द्वितीयक में ही रखते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा व्यापार को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, व्यापार इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना लिख देंगे। तो देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की संरचना कहता है कि कीजिए, तो आप इतना लिख देंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग को बताना चाहूँगा। तो आज हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े बच्चों, अर्थशास्त्र पढ़े, आर्थिक व्यवस्था पढ़े, ये जो अर्थव्यवस्था पढ़े इसके संरचना को पढ़े, कृषि को पढ़े, औद्योगिकरण को पढ़े और सेवा क्षेत्र को भी इसमें हम लोग पढ़े। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी प्यारे बच्चों से। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और सभी बच्चे बिल्कुल भी तैयार रहेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और आज शाम जो है ढहते विश्वास यानी कि आज जो है आपको शाम में मिलेंगे ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव, जो कि हिंदी वर्णिका से होने वाला है। ठीक है, ढहते विश्वास बच्चों चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर के ये पेज पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और ढहते विश्वास कहानी को मैंने पूरा ये कल शाम में ही क्लास को दे दिया गया है, आप लोग उसको जाकर अवश्य देखेंगे। और आज जो है शाम में उसके ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सभी बच्चे तैयार रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।